हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम ठीक है क्या करेंगे, किस टॉपिक पे चर्चा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो अपने पिछले लेक्चर में हम ठीक है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसके अलावा ये गैसेस की एक्सचेंज में मदद करता है। और ये जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो बनते हैं मेटाबॉलिज्म के द्वारा द्वारा उसको भी ये बॉडी से एलिमिनेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है इसके? ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा में ज्यादातर पानी होता है। ठीक है, 90 to 92% पानी होता है प्लाज्मा में, वाटर होता है। इसके अलावा उसमें ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि 6 से 8% होते हैं। और मेजर प्रोटीन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। इसके अलावा प्लाज्मा में मिनरल्स मौजूद होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, और फिर हम क्या चर्चा कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स ठीक है 3 प्रकार के थे। ठीक है, पहले थे एरिथ्रोसाइट्स, दूसरे हैं ल्यूकोसाइट्स और तीसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। और आज हम ठीक है आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइट दो प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब बात करते हैं हम ग्रैन्युलोसाइट्स की। तो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? ग्रैन्युलोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट हैज अ स्मॉल ग्रैन्यूल्स इनसाइड देम, तभी इसे इनका नाम पड़ा है ग्रैन्युलोसाइट्स। इन सेल्स में कुछ स्मॉल ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में कि किस किस प्रकार के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं बेसिकली वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है इसिनोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं कि न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल ठीक है क्या होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ठीक है ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। जितने भी डब्ल्यूबीसी होते हैं या जितने भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट। तो 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स का रोल क्या होता है? दे हेल्प द बॉडी टू फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दे हेल्प द बॉडी टू फाइट व्हाट? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ये क्या होते हैं? फॉरेन एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, तो उनको फाइट करने में न्यूट्रोफिल्स मदद करते हैं। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। अब बेसोफिल्स जो होते हैं इनका नंबर कितना होता है? 0.5 से लेके 1% सिर्फ। तो दे आर ठीक है प्रेजेंट इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ 0.5 to 1%। ठीक है, ठीक है, तो टोटल आरबीसी जो होते हैं, टोटल आरबीसी में जो बेसोफिल की कितनी मात्रा होती है? 0.5 से लेके 1% तक। ठीक है, अब बेसोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये भी डिफेंस, इनका एक रोल है, ये भी डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को अगेंस्ट एलर्जेंस। ठीक है, कुछ एलर्जेंस होते हैं जैसे कि पोलन्स हो गए, ठीक है, डस्ट हो गए, ये सारे एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन के अगेंस्ट और पैरासाइट्स के अगेंस्ट। तो ये सारे हैं फॉरेन पार्टिकल्स जो कि बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, और इनको बेसोफिल्स जो हैं, बेसोफिल्स हेल्प्स देम और हेल्प्स द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। अब जो बेसोफिल्स है ये कैसे, ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है,
हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन जो होते हैं ये सीक्रेट होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, ठीक है? बात करते हैं हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। जैसे किसी को भी कोई एलर्जी है किसी भी चीज़ से, ठीक है? जैसे पोलन से भी आप कह सकते हैं। तो पोलन से अगर एलर्जी है तो बेसोफिल्स जो है वो हिस्टामिन सीक्रेट करेंगे, ठीक है? तो हिस्टामिन सीक्रेटेड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है? और ये बॉडी को ये टॉलरेट करने में मदद करते हैं उस, ठीक है, एलर्जन को। इसके बाद है सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं? फील गुड हार्मोन। ये फील गुड हार्मोन होता है। तो अगर सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है तो हमारी बॉडी को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, तब तभी से हम कहते हैं फील गुड हार्मोन, ठीक है? इसके अलावा ये सेरोटोनिन हार्मोन है डाइजेशन में भी मदद करता है, ठीक है? फिर है हिपैरिन। तो बेसोफिल सेल हिपैरिन भी सीक्रेट करते हैं। तो हिपैरिन का फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ एंटीकोएगुलेंट। ये एंटीकोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है, मींस ये ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है? तो आप देख सकते हैं दीज सेल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है? तो इस इन सब, ठीक है, तो ये सारे जो एलर्जेंस हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ये बेसोफिल्स हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब बात करते हैं इसिनोफिल्स की। तो पहले थे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, और फिर हम अब बात कर रहे हैं इसिनोफिल्स की। अब इसिनोफिल्स, ठीक है, वो उनकी परसेंटेज कितनी होती है? 2 से लेके 3% ऑफ द टोटल आरबीसीज, ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, एंड दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द एलर्जेंस, ठीक है, एंड आर इंस्ट्रूमेंटल इन गार्डिंग अगेंस्ट द फंगल एंड द पैरासिटिक इन्फेक्शंस। इसिनोफिल्स जो होते हैं ये भी एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, उनसे बॉडी को डिफेंड करते हैं। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द एलर्जेंस, और इसके अलावा ये बॉडी को डिफेंड करते हैं किसी भी फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन से, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी इसिनोफिल्स एक्ट करते हैं, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाते हैं, ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में, जिनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, और उन ग्रैन्यूल्स में क्या मौजूद होता है? प्रोटीन्स। अब बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है, विच नोटेबली लैक द ग्रैन्यूल्स। तो इसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते, तभी हमें तभी हमने इन प्रकार के सेल्स का नाम दिया है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है, 2 प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब हम इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आर प्राइमरी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% होते हैं ब्लड में, या ठीक है, या 20 से 25% होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, ठीक है। तो टोटल अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसीज का, उसमें लिम्फोसाइट्स का कितना अमाउंट होता है? 20 से 25%। और ये 2 प्रकार के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, यानी कि बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। अब बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है, या बी सेल्स भी आप इसे कह सकते हैं। नाउ बी सेल फंक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, दैट टारगेट एंड न्यूट्रलाइज द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स, ठीक है। तो बी सेल्स का मेजर रोल क्या होता है? ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अभी जो एंटीबॉडी है वो फॉरेन जो एंटीजन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया होता है या वायरस हो गया या कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उसको ये रिकॉग्नाइज करती है, उससे ये कॉम्प्लेक्स बनाती है, और उसके द्वारा, ठीक है, ये इन टॉक्सिक मटेरियल्स को और इन बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी से एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। तो बीटा सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है
production of antibodies. It is involved in the production of antibodies. ठीक है, और ये एंटीबॉडीज जो है दे रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंटीजन. एंटीबॉडीज इट रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंटीजन. और ये फॉरेन एंटीजन क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया. ठीक है, इसके अलावा ये टॉक्सिन्स को भी रिकॉग्नाइज करते हैं. और इसके बाद तो एंटीबॉडीज को हम ए बी से डिनोट करते हैं, एंटीजन को हम डिनोट करेंगे ए जी से. और ये क्या बनाता है, एक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाता है. और इसके अलावा और इससे क्या होता है, ये इसको बॉडी से एलिमिनेट कर देता है. ठीक है, आपने एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखा होगा. एंटीबॉडीज एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं टी सेल्स के बारे में, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स के बारे में. तो टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द बॉडीज ओन सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस और हैव टर्न्ड कैंसेरियस. ठीक है, तो टी सेल्स क्या करता है, अगर बॉडी के सेल में, ठीक है, अगर किसी फॉरेन एंटीजन की एंट्री होती है, जैसे कि आप ले सकते हैं वायरस की अगर एंट्री होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी के सेल में, तो ये क्या करता है, ये अपने सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, और इसकी वजह से जो वो वायरस है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, वो, ठीक है, उसको एक होस्ट नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए. इसकी वजह से वो वायरस भी एलिमिनेट हो जाता है. इसके अलावा ये उन सेल्स को भी टारगेट करते हैं जो कैंसरस होते हैं. कैंसरस का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ, उसके हम बोलते हैं कैंसरस ग्रोथ. ठीक है, तो जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, they eliminate the body's own cells that are infected by viruses or have turned cancerous. उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है. क्लियर. अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में. मोनोसाइट्स, ठीक है, तो मोनोसाइट ट्रांसफॉर्म इनटू ईदर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल अपॉन द इन्वेजन ऑफ जर्म्स और बैक्टीरिया इनटू द बॉडी. तो मैक्रोफेजेस ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. बैक्टीरिया और जो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं और जो जर्म्स होते हैं, उससे हम ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये इम्यून, ठीक है, आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स में मदद कर रहे हैं. ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है ये सारा, ये सेल्स जो है ये इम्यून सिस्टम के पार्ट है. अब जो मोनोसाइट्स जो होते हैं, जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि फॉरेन एंटीजन या कोई बैक्टीरिया या वायरस ने बॉडी में एंटर किया है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू इधर मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स. ठीक है, और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, दी सेल्स एक्टिवली एंगेज, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टली किलिंग द इन्वेडिंग पैथोजेंस, या तो जो इन्वेडिंग पैथोजेंस है उनको वो डायरेक्टली किल कर देते हैं. ठीक है, और दूसरा कैसे, सिग्नलिंग अदर ब्लड सेल्स टू ज्वाइन इन एंड एलिमिनेट देम. तो ये दो प्रकार से ये जो फॉरेन एंटीजन है या जो बैक्टीरिया या वायरस है, उसको कैसे ये एलिमिनेट करते हैं बॉडी से. तो या तो उसको डायरेक्टली किल कर देते हैं, या तो वो दूसरे सेल्स को सिग्नल करते हैं और वो, ठीक है, और वो दूसरे सेल फिर उन फॉरेन एंटीजन्स को, जैसे कि वायरस को, बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं. क्लियर. अब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि किसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं. अब ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. आप देख सकते हैं ब्लड प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है. तो सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, दीज आर नोन एज दी प्लेटलेट्स. तो ये कहां से बनती हैं प्लेटलेट्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो नोन एज दी मेगा कैरियोसाइट्स. ठीक है, तो सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, दीज आर नोन एज दी प्लेटलेट्स. अब इनका नंबर क्या होता है, अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज, ठीक है, 150,000 to 450,000 platelets per microliter of the blood. ठीक है, now platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or the clotting of the blood.
ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो ब्लड की कोएगुलेशन और क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है बॉडी में, जैसे कि आप देखते हैं डेंगू एक फीवर होता है, उसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ब्लड की कोएगुलेशन नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से हमें आर्टिफिशियली फिर ब्लड प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं, ठीक है, उस पेशेंट को। तो आप देख सकते हैं रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द क्या प्लेटलेट्स कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स which will lead to exercise loss of blood from the body। तो अगर ब्लड प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो अगर कम होगा तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी इफेक्ट होगी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। आपको पता है एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एक्सपेक्ट दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। Two such groupings known as ABO and RH are widely used over the world। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स अब कंप्लीट कर लिया। हमने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहले होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज। अब जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि गैसेस की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। और आरबीसीज रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें रेड कलर पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ा। अब डब्ल्यूबीसीज दो प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। और हमने ग्रैन्युलोसाइट्स किस प्रकार के होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स किस प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ा, और उनका हमने रोल भी दिखा। तो ये जो सारे सेल्स थे, दीज आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और यू कैन से दीज सेल्स आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो सारे सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं, और वो बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट क्या, या तो एलर्जेंस या तो फॉरेन एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो दो ब्लड ग्रुपिंग मौजूद हैं। पहली है एबीओ और दूसरा है आरएच। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग है कि जो कि वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पहले हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या आते हैं, ए ब्लड, ठीक है, बी ब्लड, ओ ब्लड और ए बी ब्लड, ठीक है। तो ब्लड, ठीक है, तो ये ग्रुपिंग है एबीओ और आरएच, ठीक है। और ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है, एक होता है ए ब्लड ग्रुप, फिर होता है बी ब्लड ग्रुप, फिर होता है ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अभी आरएच क्या होता है, आरएच है एक प्रकार का एंटीजन, ठीक है, जो कि आरबीसी पे मौजूद होता है, और इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ये डिटरमाइन करती है कि ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव किस केस में होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस केस में होता है, जहां पे आर एच इज प्रेजेंट, ठीक है, आर एच अगर प्रेजेंट होगा तो हम ब्लड ग्रुप को बोलेंगे पॉजिटिव। और नेगेटिव कब बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे अगर आर एच जो फैक्टर है वो एब्सेंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा हो ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जो आर एच जो एंटीजन है वो है एब्सेंट, और ए पॉजिटिव में जो आर एच जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। और हमने आपको बताया चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। अब इन चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज इनमें मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये किसको
ब्लड दे सकते हैं और एक इससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, ब्लड ग्रुप डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस एंटीजन क्या होता है और सरफेस एंटीबॉडी क्या होता है। तो पहले बात करते हैं हम सरफेस एंटीजन्स के बारे में। तो सरफेस एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज की सरफेस पे मौजूद होता है। तो जो आरएच फैक्टर है ये एक प्रकार का एंटीजन है। सरफेस एंटीजन आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका आरएच। अब जो आरएच है ये आरबीसीज की अगर सरफेस पे मौजूद होता है तब हम ब्लड ग्रुप को बोलते हैं पॉजिटिव, अगर नहीं होगा मौजूद तो हम उसे बोलते हैं आरएच नेगेटिव। So these surface antigens, these are nothing but these are the molecules that are present on the surface of the cells. ठीक है, excluding bacteria, viruses, including bacteria, viruses, fungi and some animal cells. तो ये जो एंटीजेंस होते हैं ये, ठीक है, सेल्स पे तो मौजूद होते ही हैं, पर इसके अलावा ये बैक्टीरिया में, वायरसेस, फंजाई में भी और कुछ प्रकार के एनिमल्स और एनिमल सेल्स में भी ये मौजूद होते हैं। अब इन एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी इनको रिकॉग्नाइज कर पाता है। और फिर मैंने आपको बताया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके द्वारा जो एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है, बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दीज एंटीजन प्ले अ की रोल इन दी इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, as they are recognized by the immune system and can trigger an immune reaction। तो ये जो एंटीजेंस हैं, these are recognized by the cells of the immune system। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जो भी हमने पढ़े थे, ठीक है, वो सारे जो सेल्स हैं वो इन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से इन, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका एलिमिनेशन हो पाता है। अब हम बात करते हैं एबीओ। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस केमिकली दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। एक और डेफिनेशन हम एंटीजन की ले सकते हैं, ठीक है, दे आर द केमिकल्स दैट इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम बोलते हैं एंटीजेंस। तो एंटीजेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहला है दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। एंटीजेंस क्या क्या हो सकते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। किसकी, ऑफ द सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो। तो ये एंटीजन की मदद से क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, क्योंकि एंटीजन की रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, और कुछ एनिमल सेल्स में भी ये एंटीजेंस मौजूद होते हैं। अभी जो एंटीजेंस होते हैं इनका, ठीक है, रोल क्या होता है, तो एंटीजन जो होते हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा हम एंटीजन को कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर द केमिकल्स that generate the immune response। Chemicals that generate the immune response, जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीजेंस। ठीक है, अब जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कौन से सरफेस एंटीजन, ए एंड बी। ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज नेमली ए एंड बी। तो अगर ए एंटीजन मौजूद होगा तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर बी एंटीजन मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप।
अगर दोनों एंटीजन मौजूद होंगे ए बी, तो हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप होगा उस इंडिविजुअल का, यानी कि उसमें दोनों एंटीजन मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ओ ब्लड ग्रुप में नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है ओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, अगर दोनों एंटीजन मौजूद होंगे तो होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यानी कोडोमिनेंट, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, आपने इसका वो भी देखा होगा, अगर आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, हम ब्लड ग्रुप को कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये आई ए, तो ये अगर अलील है ए ब्लड ग्रुप की, तो या तो फिर उसमें दोनों आई ए मौजूद होंगे, या तो आई ए और स्मॉल आई, यानी कि कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। बी में क्या होगा, आई बी या आई बी मौजूद होगा, या तो फिर एक और जीनोटाइप हो सकता है आई बी और आई। फिर तीसरा है ए बी, तो ए बी में दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, आई ए आई बी और आई ए और आई बी। और ओ में क्या मौजूद होते हैं, आई। ठीक है, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इस कंडीशन में स्मॉल आई यानी कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है, क्लियर। आइए हम दोबारा हम स्लाइड्स पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, तो हमने अब चर्चा कर रहे थे एंटीजन के बारे में, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज क्या होती है, तो एंटीबॉडीज ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड दीज आर दी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन पैथोजेंस कॉल्ड द एंटीजेंस। तो एंटीजेंस आपको पता है क्या होते हैं, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं और ये फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये फॉरेन जो एंटीजन है उसको एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, आईजी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, इम्यूनोग्लोबिन्स। अब ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडीज ई हो सकती है, एंटीबॉडीज जी होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज एम होती है, बहुत सारी प्रकार की एंटीबॉडीज हो सकती हैं और इनका अलग अलग अपना रोल होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू दी एंटीजन। तो ये एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया कहाँ मौजूद होती हैं, these antibodies are present in plasma। अब प्लाज्मा में अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम ए ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा ए ऑब्वियसली, और एंटीबॉडी क्या यहाँ मौजूद होगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होगी यहाँ पे एंटी बी। ठीक है, एंटी ए नहीं हो सकती, यहाँ पे एंटी ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप को ये मार देगा, एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ये है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होगा, बी होगी, और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होंगी वो होगी एंटी ए। एंटीबॉडीज अलग होती है। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे दोनों, ठीक है, एंटीजेंस मौजूद होते हैं ए एंड बी, पर यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे देर इज नो एंटीजन प्रेजेंट, पर यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, क्लियर। ये अब आगे चलते हैं हम। तो इस इमेज में आप क्या देख सकते हैं, इस चार्ट में, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इन द फोर ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी एंड ओ। तो इस चार्ट में हम क्या देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज, ठीक है, किस प्रकार के एंटीजन मौजूद होते हैं ब्लड ग्रुप में और किस प्रकार की एंटीबॉडीज मौजूद हो सकती हैं, और ठीक है, डोनर ग्रुप कौन सा हो सकता है इनका।
तो आपको पता है हम ब्लड ग्रुप ओ से शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? जिसकी वजह से ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है? ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, पर ये रिसीव किससे कर सकता है? ये सिर्फ ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है? क्योंकि इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों हैं, तो ये ए ब्लड ग्रुप से भी नहीं रिसीव कर सकता और बी से भी रिसीव नहीं कर सकता ब्लड, ठीक है? तो डोनर ग्रुप मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो जो ओ इंडिविजुअल होगा इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली ओ, क्योंकि जो ओ में पहले ही एंटी ए और एंटीबॉडीज दोनों मौजूद है, एंटी ए और एंटी बी। तो अगर ए ब्लड ग्रुप से हम लेते हैं तो वो उसको भी मार देगा। अगर हम ए ब्लड ग्रुप लेते हैं तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, तो ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम बी लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले को ओ इंडिविजुअल में अगर हम उसका वो ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो फिर भी ठीक है, ब्लड की कोएगुलेशन होने के चांसेस हैं। ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी में दोनों एंटीजन्स तो मौजूद होते हैं, पर यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। तो एंटीबॉडीज ही मौजूद नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता। इसकी वजह से ये ए बी से भी ले सकता है ब्लड, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज ही मौजूद नहीं है। अब ये एंटीबॉडीज जो है ये एंटीजन से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज ही नहीं है तो देयर विल बी नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसकी वजह से ए बी जो है इट इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और जो ओ है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब यूनिवर्सल डोनर क्यों है ओ? क्योंकि उसमें एंटीजन ही मौजूद नहीं है। अगर एंटीजन मौजूद नहीं है तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, तो एंटीजन ना होने की वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन किसके बीच में होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच। अब बी ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन क्या होगा? बी, पर एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटी ए। और ये किस किस से ब्लड ले सकता है? या तो बी से या ओ से। अब ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन ही नहीं होते, तो उसके अगेंस्ट नो एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड। अब ए जो होता है, ए जो होगा उसमें एंटीजन क्या मौजूद होगा? ए होगा और एंटीबॉडीज होंगी एंटी बी। और ये किससे ब्लड ले सकता है? ए से और ओ से, ठीक है। ए से तो ले ही सकता है ये, पर ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। तो दोबारा हम देख लें यहाँ पर जो ए है, ए में क्या है? एंटी बी। तो ये किससे ब्लड लेगा? ए से ले सकता है एंड ये ले सकता है ओ से, क्योंकि ओ में क्या है? नो, ओ में क्या था? देयर इज नो एंटीजन, नो एंटीजन इज प्रेजेंट, so there will be no antibody produced, कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर हम बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो बी में क्या होता है? एंटी ए एंटीबॉडीज मौजूद होती है, और ये किससे ब्लड ले सकता है? बी से एंड ओ ब्लड ग्रुप से। अब दोबारा ओ में कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, ठीक है, तो कोई भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी। सी जो है ए बी, तो ए बी में ठीक है दोनों एंटीबॉडीज दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं ए बी, बट देयर इज नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। इसकी वजह से ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। तो इट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडीज ही मौजूद नहीं है, देयर इज नो एंटीबॉडी, ठीक है। तो अगर ए से लेता है तो फिर भी ये ए जो है वो ए बी इंडिविजुअल को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा ए ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप को, ए बी और ओ को। चौथा क्या था? ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में हमने पहले ही देख लिया है, कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता,
पर एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, नो एंटीजन इज प्रेजेंट इन पीपल्स विद ब्लड ग्रुप ओ। अब पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बताया, ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव, या ये नेगेटिव हो सकते हैं। अब नेगेटिव होते हैं जब आरएच फैक्टर नहीं होता, और पॉजिटिव होते हैं जब आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इस सेशन का यहाँ पर अंत करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। आप सबका इस सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस सेशन को अगर समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, इस सेशन में ल्यूकोसाइट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।